हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक बात को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर आपसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है तो पहले प्रीमियम की व्यवस्था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पड़ा हो तो पहले उससे करेंगे, और वो नहीं हो या कम हो तो बाकी का हम अवेलेबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट से कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपकी जो बुक्स है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक नोट। प्रस्तुत अध्याय में प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग शोधन पर देय प्रीमियम के लिए नहीं किया गया है। क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम खाते का जो यूज़ है वो देय प्रीमियम मतलब शोधन पर देय प्रीमियम के लिए नहीं किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने भी अपने छात्रों की सुविधा के दृष्टिकोण से अपनी अध्ययन सामग्री जो उनका स्टडी मटेरियल आता है में इसी मत को अपनाया है और शुद्ध कीमत का ध्यान रखे बिना ही उदाहरण और व्यावहारिक प्रश्न दिए गए हैं। आयगत लाभों का उपयोग ही शोधन पर देय प्रीमियम को अवलोकित करने में किया गया है। मतलब इस चैप्टर में वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको कल जब एक क्वेश्चन करवाया था तब मैंने बताया था कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का 25% 25,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा, वहाँ से ले लेंगे, बाकी का पैसा P&L अकाउंट से ले लेंगे और फिर 2 प्रीमियम रिडम्पशन कर देंगे। लेकिन आपकी इस बुक में इस बार इस तरह के उदाहरण दिए हैं कि मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसका पैसा आप अवेलेबल प्रॉफिट्स में से ही लेंगे। कहने का मतलब ये है। तो ये नोट डला हुआ है आपके बुक में इस बार। तो रिडम्पशन पर जो प्रीमियम है उसकी व्यवस्था हमें अवेलेबल प्रॉफिट से ही करनी है। इस पूरी लाइनों का मतलब यही है, पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एक उदाहरण अपन और देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, सविता केमिकल लिमिटेड की निर्गमित पूंजी 1308% अधिमान अंश 100 रुपये वाले 9,000 इक्विटी अंश 50 रुपये वाले हैं। मतलब 8% तो अधिमान अंश हैं 100 रुपये वाले और 9,000 इक्विटी अंश हैं जो 50 रुपये वाले हैं। 1 अप्रैल 2019 को अधिमान अंशों का 7.5% प्रीमियम पर शोधन होना है ना। 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित चिट्ठा है। ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड अप है 1,30,000 की, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये भी फुल्ली पेड अप है। सरप्लस दिया हुआ है 96,000। पेबल ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटीज़ ये दी हुई है। असेट्स में कैश और ये सब लिखा हुआ है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। समस्त विनियोगों को 32,000 रुपये में बेचा जाए। विनियोग इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है, ये रहा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर दिया हुआ होगा इन्वेस्टमेंट है 37,000 का। 37,000 का जो इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है उसको 32,000 में बेच दिया गया। इट मीन्स कितना नुकसान हो गया, 5,000 का। वो 5,000 का जो नुकसान है वो हम फिर एंट्री करने के बाद ये इफेक्ट आएगा इसके ऊपर कि जो रिजर्व एंड सरप्लस में आप जो सरप्लस दिखा रहे हो 96,000, वहाँ से 5,000 रुपये कम हो जाएगा। सबसे पहले हम इसी की एंट्री करेंगे कि विनियोगों को 32,000 में बेचा। तो सबसे पहली एंट्री जो होगी आपकी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जैसे इसने जो भी किया है बुक्स ने, लेकिन हमें पहली एंट्री यही करनी है। फर्स्ट एंट्री आपकी ये होगी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फर्स्ट एंट्री आपकी ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 और टू इन्वेस्टमेंट 37 होते हैं, तो फिर लॉस हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। बाकी का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर में BF बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट तो 37,000 का है, लेकिन उसमें अपने को प्राप्त हो रहे हैं 32,000 ही, तो 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। पहली एंट्री तो ये होगी। अब देखिए आगे यह क्या कह रहा है। लाभ हानि खाते में 24,000 रुपये का शेष छोड़ते हुए शेष का उपयोग शोधन के लिए कर दिया जाए। प्रश्न आपको साफ कहेगा कि कितना किस में से आपको पैसा लेना है या नए अंशों का निर्गमन करना है, क्या है वो सब कुछ है। शोधन इसमें इस प्रश्न में इसने ये कह दिया है कि लाभ हानि खाते में 24,000 रुपये को छोड़ देना, बाकी का आप लाभों के रूप में उसको बांट सकते हैं, मतलब शोधन में काम में ले सकते हैं। शोधन हेतु उचित मात्रा में 50 रुपये वाले इक्विटी अंशों का 13 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए। मतलब ये कह रहा है कि 50 रुपये वाले इक्विटी अंशों को निकाल दो जितने ज़रूरत हो। क्या कह रहे हैं,
उचित मात्रा में। उचित मात्रा के मतलब ये है कि आपके पास जो साधन है, जो लाभ हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं उसके बाद भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो उचित मात्रा में 50 रुपये वाले इक्विटी अंशों को 13 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित कर दिया जाए। समस्त निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, देय तिथि पर अधिमान अंशों का शोधन किया गया। उक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ शोधन के बाद में चिट्ठा बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली एंट्री हम कर चुके हैं, अब दूसरी एंट्री हमें करनी है कि जिन अधिमान अंशों का शोधन होना होता है उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो किनका होना है? इनका होना है 1,30,000 का। इन 1,30,000 का होना है तो कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वही 1,30,000 है, इसका 7.5% निकाल देंगे क्योंकि 7.5% प्रीमियम पर हो रहा है तो इतना आएगा। ये टोटल मिला के इतना आएगा। आपके नंबर 2 एंट्री आपकी बुक्स में ये होगी नोटबुक पे। अब हमें मालूम है कि इतनी व्यवस्था हमको करके रखनी है। कितनी? 1,39,750। सबसे पहली बात तो है कि पहले तो प्रीमियम की व्यवस्था करनी है 9,750 की। प्रीमियम की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? उपलब्ध लाभों में से। उपलब्ध लाभ क्या है? वही है सरप्लस, ये 96,000। जो अब 96,000 नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें से डेबिट हो गया है 5,000, तो 91,000 है। उसमें से 9,750 रुपये पहले प्रीमियम के ले लिए जाएंगे। तो फिर तीसरी एंट्री होगी आपकी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 9,000। आप देखिए बुक में ये एंट्री सब ऊपर नीचे हो रखी हैं, आपको अपने हिसाब से चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह। सबसे पहले ये एंट्री हो गई, उसके बाद ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हो गई। अब हमें एक एक चीज़ की व्यवस्था करते हुए चलनी है। सबसे पहले प्रीमियम की व्यवस्था करते हैं। प्रीमियम की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? सरप्लस से ही करेंगे। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 9,750 रुपये। तीसरी एंट्री आपकी ये होगी, नंबर 3। अब आपको इसकी व्यवस्था हो गई। अब 1,30,000 की व्यवस्था करनी है। 1,30,000 के लिए अब आपके पास में सरप्लस कितना बचा पहले तो वो देख लें। सरप्लस था टोटल मिलाकर 96,000। टोटल मिलाकर कितना था सरप्लस? सरप्लस था 96,000। जो इन्वेस्टमेंट को बेचने से 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, ये रहा। सरप्लस को डेबिट किया गया 5,000 से, तो बाकी कितना बचा? 91,000। 91,000 में से 9,750 रुपये अभी अभी आपने फिर सरप्लस को डेबिट किया है ना, 9,750 रुपये को। तो 9,750 रुपये को और लेस किया, 9,750 रुपये। 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 10 में 9 गया 1 और ये। अब आपके पास में इतना पैसा है 81,250। आपको कितना चाहिए? लाभ हानि खाते में 24,000 को छोड़कर। अच्छा, लाभ हानि खाते में सरप्लस में 24,000 रुपये को छोड़ना है। 24,000 रुपये को आप काम में नहीं लेंगे। 24,000 रुपये देखिए, सरप्लस आपका था 96,000, 5,000 आपके डेबिट हो गया। अब कितना बचा? 91,000। 9,750 रुपये आपने प्रीमियम के लिए ले लिया। अब कितना बचा? 81,250। और वो कह रहा है 24,000 रुपये को तो छोड़ना है, काम में नहीं लेना है। तो फिर 24,000 रुपये लेस कर दीजिए इसमें से 0, 5, 2, इतने ही काम में ले सकते हैं हम 57,250 रुपये। इसमें से सरप्लस में से 57,250 रुपये आप शोधन में काम में ले सकते हैं। क्यों? वापस सुन लीजिए, 5,000 रुपये तो डेबिट हो गया, कम हो गया। 9,750 रुपये प्रीमियम के लिए ले लिया, 24,000 रुपये को छोड़ना है, बाकी का काम में लेना है, तो बाकी का 57,250। तो 57,250 के लिए ये एंट्री होगी। देखिए फिर आपको नंबर 4 पर ये एंट्री करनी है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जितना पैसा लाभों से लेते हैं उतने पैसे को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 57,250। अब देखिए, अब आपके पास में टोटल मिलाकर आपको 1,30,000 तो वो व्यवस्था करनी थी और 9,750 रुपये की व्यवस्था आपको प्रीमियम की करनी थी। प्रीमियम की आप कर चुके हैं। इस 1,30,000 में से 57,250 की व्यवस्था कर चुके हैं। तो 1,30,000 में से 57,250 रुपये की व्यवस्था हो चुकी, तो अब कितने की और करनी है?
₹72,750 की व्यवस्था और करनी है, जो ₹50 वाला एक इक्विटी अंश निकालना है। तो 72,750 को 50 से डिवाइड करें, कितने अंश निकाल दें? एक बार गया 2 4 2 5 5 1455 शेयर निकाल देंगे। नए शेयर निकालेंगे कितने? 1455। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने? 1455 शेयर निकाले ₹63 में, क्योंकि ₹50 तो वो है और ₹13 प्रीमियम है। ऐसे मिलाकर ये निकाल दी, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। फिर इसी को इन दोनों की आप एक एंट्री भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो वही 1455 शेयर हैं जो कि ₹50 वाले हैं, तो शेयर कैपिटल के सामने आ जाएंगे 72,750, बाकी आ जाएंगे 18,915 और ये हो जाएंगे टोटल मिलाकर इतने। आपको कितने चाहिए थे? 72,750, तो वो शेयर कैपिटल के सामने होने चाहिए। प्रीमियम का पैसा काम में नहीं लेना है। ये हो गया। अब सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पहले नंबर पे ये एंट्री करेंगे, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये, दोनों में से एक ही एंट्री करेंगे दोनों को मिला के, और फिर सारी व्यवस्था होगी। फिर छठी एंट्री कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 1,39,750। बस इसके अकॉर्डिंग अब जो एंट्रीज हुई है उसके अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट बन जाएगी। जो चीज़ बढ़ी है उसको बढ़ा दो, जो चीज़ घटी उसको घटा दो, ये बैलेंस शीट बन जाएगी। ये इसमें देखिए शेयर कैपिटल जो 1,30,000 का था वो है ही नहीं, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। इक्विटी शेयर जो 455 के थे, इक्विटी शेयर और आ गए 72,750 और आ गए, तो इनमें जुड़ जाएंगे 455 में, ये 72,750 इतने हो जाएंगे। इसी तरह फिर सरप्लस था जो 24,000 रहेगा, सरप्लस को 24,000 छोड़ा था ना, ये 24,000 का। और रिडम्पशन से पहले वाली बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट नहीं होता है, ये फिर रिडम्पशन के बाद वाली बैलेंस शीट में आता है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आ जाएगा 57,250, ये भी तो रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले तो थी नहीं, लेकिन अभी जब अपने नए अंश निकाले तब सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गई 18,915 की, ये आ जाएगी। फिर ये ट्रेड पेबल्स 1,00,000 के हैं और ये 13,000, इनमें कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, ये वो के वही रहेंगी। इसी तरह फिक्स्ड और एसेट्स और ये कैश में बदलाव होगा, ये दोनों सेम आएंगी। ये 6,90,000 है, ये तो बिक ही गया इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा नहीं। और ये जो 62,000 कैश अकाउंट बनाकर और जो भी बैंक अकाउंट बनाकर बैंक से रिलेटेड जो भी हुई है उसका बैलेंस आ जाएगा, मिल जाएगा टोटल। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।